7 बज चुके थे पर आराध्या जी और साबी शॉपिंग करके घर वापस नहीं आई थी। विपिन जी और अनुराग हाल में बैठे हुए थे। बहुत देर कर दी इन्होंने तो, अब तक आई नहीं है शॉपिंग से। अनुराग दरवाजे की तरफ देखकर बोला, हाँ शायद आती ही होंगी। और वैसे भी ये लेडीज शॉपिंग है बेटा, आप नहीं समझोगे। विपिन जी हंसकर बोले तो अनुराग भी हामी भरते हुए बोला, यू आर राइट डैड, पर मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। बस आती ही होंगी, फिर साथ में करते हैं, विपिन जी बोले और अपना फोन चलाने लगे। अनुराग मुंह बनाकर बैठ गया। साबी और आराध्या जी 7:30 बजे घर आई। आ गई आप दोनों, कैसी रही शॉपिंग? विपिन जी दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले तो आराध्या जी थोड़ी थकी सी आवाज में बोली, अच्छी रही पर बहुत थक गए। साबी की तरफ देखकर, और मैंने तो आज साबी को भी बहुत थका दिया शॉपिंग के चक्कर में। अरे नहीं नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। साबी हल्की मुस्कुराकर बोली, आप दोनों कपड़े चेंज करके आ जाइएगा, तब तक मैं खाना लगवाता हूँ, विपिन जी बोले। पर उनकी बात सुनकर आराध्या जी और साबी एक दूसरे को देखने लगे। फिर आराध्या जी विपिन जी की तरफ देखकर बोली, मैंने और साबी ने आज बाहर ही खाना खा लिया था, तो हमें अब भूख नहीं है। और आप दोनों ने अब तक डिनर किया क्यों नहीं? अनुराग ने जब ये सुना कि वो दोनों बाहर से ही खाकर आई हैं, वो नाराजगी से बोला, यहाँ हम आप दोनों का वेट कर रहे थे कि साथ में डिनर करेंगे, और आप दोनों हैं कि बाहर से ही खाकर आ गई हैं। ये बहुत गलत बात हुई। क्यों पा, ठीक कहा ना मैंने? हाँ अनुराग, आपने एकदम ठीक कहा। पर क्या हो गया अगर वो दोनों बाहर से खाना खाकर आई हैं? कभी कभी ही तो बाहर जाती हैं, और हर रोज थोड़ी ही वो अपना मन का करती हैं। खैर, हम दोनों कर लेते हैं, चलिए, विपिन जी बोले और उठकर डाइनिंग टेबल पर चले गए। आराध्या जी भी अपने शॉपिंग बैग्स लेकर अंदर रूम में चली गईं, और अनुराग साबी को घूरता हुआ वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। अब इन्हें क्या हुआ? साबी खुद में ही बुदबुदाई और अपने शॉपिंग बैग्स लेकर अपने रूम में चली गई। रूम में आकर उसने सबसे पहले अपने बैग्स को साइड में रखा और रूम का दरवाज़ा अंदर की तरफ से बंद कर लिया, और फिर अपना फ़ोन निकालकर बालकनी में गई। फ़ोन की स्क्रीन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए वो बोली, जब से आई हूँ एक बार भी समीरा का हालचाल नहीं पूछा है। अब पूछ लेती हूँ कि कहीं बुखार तो नहीं आ गया फिर से। एक दो रिंग जाने के बाद ही समीरा ने कॉल रिसीव की और बोली, हेलो दी। हेलो समीरा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बच्चा? फिर से तो बुखार नहीं हुआ ना? दी, अब मैं एकदम ठीक हूँ, बुखार नहीं है, और खाना खाकर मैंने दवाई भी ले ली है। आप फिक्र मत कीजिए, समीर मेरा ध्यान रख रहा है अच्छे से। आप बस वहाँ की सोचो, यहाँ की फिक्र मत करो। ओके, पर प्लीज अपना ध्यान रखना। ओके दी, गुड नाइट। गुड नाइट। समीरा ने फोन रख दिया। साबी ने एक चैन की सांस ली और वापस से रूम में आ गई। उसने अपने सभी नए कपड़ों को वार्डरोब में सेट किया, जो कि वो आज आराध्या जी के साथ जाकर लेकर आई थी, और उसके बाद वापस से नीचे आ गई। विपिन जी और अनुराग ने डिनर कर लिया था और हाल में बैठकर कल होने वाली पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आराध्या जी अपने रूम में ही थी। साबी किचन में आ गई। वहाँ का काम लगभग हो ही चुका था। उसने आराध्या जी के लिए चाय बनाई और उसे लेकर उनके रूम में आ गई। आराध्या जी बेड पर बैठी हुई थी और अपने हाथ से ही अपना पैर दबा रही थी। साबी उनके पास आई और चाय का कप वहीं रखकर बोली, मम, व्हाट हैपेंड? पता नहीं बेटा, पर अचानक से पैर में दर्द शुरू हो गया, आराध्या जी बोली। तो साबी उनके पास ही बैठ गई और उनके पैर को दबाने के लिए अपना हाथ आगे ही बढ़ाया था कि आराध्या जी ने अपने पैरों को पीछे कर लिया और बोली, अरे बेटा, ये आप क्या कर रही हैं? मॉम, पैर में दर्द है तो सोचा कि आपके पैर को अच्छे से दबा दूं, ताकि आपको दर्द से राहत मिले। साबी उनकी तरफ देखकर बोली, आप भी ना साबी, मैं आपसे पैर नहीं दबा सकती हूँ। मैंने आपको अपनी बेटी माना है, और बेटी से पैरों को छुआकर पाप थोड़ा ही चढ़वाना है। मैं कोई पेन किलर ले लूंगी
तो आराम हो जाएगा। आप टेंशन मत लो और जाओ, जाकर आराम करो। आराध्या जी साबी के गालों को प्यार से छूते हुई बोली। आप बहुत बहुत अच्छी हैं मॉम, पर एक बेटी को अपनी माँ की चिंता तो होती ही है, और जब माँ दर्द में हो तो एक बेटी कैसे देख सकती है। यह सब कहने की बात होती है कि पाप चढ़ता है। जिनका दिल साफ हो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस थोड़ी देर मुझे अपने पैर दबाने दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। साबी भी बहुत प्यार से बोली, तो आराध्या जी मना नहीं कर पाई। साबी हल्के हाथ से आराध्या जी के पैर दबा रही थी। आराध्या जी चाय पी रही थी। थोड़ी देर होने के बाद ही आराध्या जी ने साबी को सोने जाने का बोल दिया, तो साबी भी गुड नाइट बोलकर वहां से बाहर चली आई और फिर अपने रूम में आ गई। साबी रूम में आई तो उसे अनुराग की आवाज़ बालकनी से आती हुई महसूस हुई। शायद वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। साबी भी बालकनी में आ गई। फोन पर बात करते हुए अनुराग को अपनी कमर पर हल्की सी पकड़ महसूस हुई। उसे समझते देर न लगी कि ये साबी थी, जो उसे पीछे से पकड़ अपना चेहरा उसकी पीठ से लगाए खड़ी थी। आई कॉल यू लेटर, या आई नो, ओके बाय। यह बोलकर अनुराग ने फोन रख दिया और अपने फोन को अपनी लोअर की पॉकेट के हवाले कर दिया। साबी, अनुराग बिना हिले डोले वैसे खड़ा हुआ ही बोला। हाँ। साबी की इस वक्त आंखें बंद थीं, पर अनुराग को गले लगाने भर से उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जो वो इस वक्त बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। रूम में चलें? कुछ देर यूं ही खड़े रहते हैं ना अनुराग, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अनुराग की कमर पर अपने हाथों से पकड़ और कसती हुई साबी बोली। कुछ देर और यूं ही खड़े रहने के बाद साबी अनुराग से अलग हुई और अनुराग की तरफ देखकर बोली, अब चलिए अंदर चलते हैं, ठंड बढ़ रही है। अनुराग हल्का मुस्कुराया और साबी के साथ रूम में आ गया। साबी ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर दोनों बेड पर लेट गए। हाँ, पर थोड़ी दूरी बनाकर। दोनों अभी सोए नहीं थे। अनुराग, ठंड लग रही है, एसी का टेम्परेचर ठीक कीजिए ना। साबी अनुराग की तरफ करवट लेकर धीरे से बोली। अनुराग बिना कुछ बोले एसी का रिमोट उठाया और टेम्परेचर को नॉर्मल पर सेट कर दिया। अभी भी लग रही है, फिर एक बार से धीरे से बोली। तो इस बार अनुराग ने एसी ही बंद कर दिया। फिर भी लग रही है। क्या खाकर आई हो जो इतनी ठंड लग रही है आपको? अनुराग भड़कते हुए बोला और साथ ही वो उठकर बैठ चुका था। सॉरी, साबी धीरे से बोली और अपनी आंखें बंद करके लेटी रही, पर इस बार उसने करवट ले ली थी अनुराग की तरफ से। अब साबी की पीठ अनुराग के सामने थी। कुछ पल तो अनुराग ने साबी को घूर कर देखा, जो कि करवट लेकर लेटी हुई थी। फिर वो थोड़ा सा साबी की तरफ खिसक गया और अपना कंबल साइड करके खुद साबी के कंबल में आ गया था और उसे हक कर लिया, जिसे महसूस करके साबी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अब ठीक है? अनुराग धीरे से साबी के कान में फुसफुसाते हुए बोला और फिर धीरे से साबी की गर्दन को चूम लिया। हाँ ठीक है। साबी अनुराग की तरफ मुड़ी और अनुराग की तरफ देखकर बोली, फिर अनुराग की आंखों में देखकर, आपने मुझे मिस किया? लिटिल बिट, अनुराग मुंह बनाकर बोला, तो साबी ने हल्का सा उसके सीने पर मारा और नाराजगी से बोली, आप ना सच में बहुत बुरी हैं। यहाँ मेरी जान सूख रही थी आपके बिना, और आप हैं कि। यह बोलकर वो चुप हो गई थी। आई मिस यू टू साबी, अनुराग बहुत प्यार से साबी के चेहरे को छूकर बोला, तो साबी उसकी तरफ देखने लगी। अनुराग हल्का मुस्कुराया और साबी की आंखों को बारी बारी चूम लिया। अगर ऐसे देखोगी ना, तो फिर बाद में मुझे कुछ मत बोलना आप। अनुराग उसकी आंखों के बहुत ही प्यार से देखता हुआ बोला। तो साबी खुद ही आगे बढ़ी और अपने सॉफ्ट लिप्स अनुराग के लिप्स पर रख दिए। साबी की इस हरकत पर अनुराग हैरान रह गया। वो उससे दूर होने को हुआ तो साबी ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ी और खुद के और करीब खींच लिया, अपनी किस को और डीप बना दिया। अब अनुराग की पकड़ भी साबी की कमर पर कस चुकी थी। उसने उसे भी अपने और करीब कर लिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। सुबह का वक्त। आज सुबह से ही कश्यप मेंशन में आज रात होने वाली पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अनुराग ने भी
आज ऑफिस से छुट्टी कर ली थी और घर पर ही थोड़ी बहुत मदद करवा रहा था, या फिर कहें कि मदद के बहाने साबी को परेशान कर रहा था। आराध्या जी और विपिन जी दोनों को अनुराग ने आज शाम तक बाहर भेज दिया था, ताकि वो खुद के लिए भी थोड़ा जी सकें। अनुराग ने सारा बाहर का काम संभाल लिया था, क्योंकि पार्टी गार्डन एरिया में हो रही थी, तो इसलिए वहाँ सजावट का काम चल रहा था। अंदर साबी ने संभाल रखा था। मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम साबी ने हैंडल कर रखा था। साबी, साबी कहाँ हैं आप? एक बार इधर आइए। अनुराग हाल में खड़ा होकर किचन की तरफ देखकर आवाज लगाता हुआ बोला। साबी बाहर आई, जो कि किचन में काम कर रही थी। हाँ, क्या हुआ? अनुराग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गार्डन में ले आया। वहीं रखे कुछ फ्लावर्स की तरफ इशारा करके बोला, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आप बताइए ना कि कौन से फ्लावर अच्छे लगेंगे टेबल्स पर, रोज, वाइट लिली, या फिर ये लेवेंडर फ्लावर्स। ओहो अनुराग, आपको हो क्या गया है? क्यों बिना बात परेशान कर रहे हैं मुझे? अभी थोड़ी देर पहले भी आपने मुझे इसीलिए बाहर बुलाया था, और मैंने आपको बताया था कि लेवेंडर अच्छे लगेंगे। तो फिर क्या रह गया था? अब फिर परेशान कर दिया। साबी चिढ़कर बोली। तो अनुराग दांत निकालकर हंसते हुए बोला, मैं तो एक बार फिर से कंफर्म कर रहा था। अगर कंफर्म करना ही था तो मुझे वहीं से पूछ लेते, तो मैं वहीं बता देती। साबी अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोली, आहा, तो क्या हुआ? फ्लावर्स तो यहीं बाहर रखे थे, तो दिखाना जरूरी होता है। अगर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाती तो? इससे अच्छा है मैंने आपसे पूछ ही लिया। यहाँ बुलाकर अनुराग साबी के कंधे पर हल्का सा अपना कंधा मारते हुए बोला, तो साबी चिढ़कर अंदर चली गई। साबी के अंदर जाने के बाद अनुराग मुस्कुरा दिया। फिर वहीं काम कर रहे एक डेकोरेटर से बोला, अरे भैया, ये लेवेंडर लगा देना, और अच्छे से लगाना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी सर, हम आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, वो डेकोरेटर अपनी पूरी बत्तीसी दिखाते हुए बोला। अनुराग वापस अंदर आ गया और किचन में आकर साबी का हाथ पकड़ा और बोला, चलिए ना रूम में, मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी काम है। पर अनुराग, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आती हूँ, आप चलिए। साबी अपने आसपास काम कर रहे सर्वेंट्स को देखकर थोड़ा हिचकिचाई। नहीं नहीं, मुझे अभी काम है आपसे। अनुराग लगभग उसे बाहर खींचकर ले जाता हुआ बोला। दोनों रूम में आ गए। अनुराग ने रूम को अंदर से बंद किया और खुद वार्डरोब की तरफ बढ़ गया और बोला, आज पार्टी में क्या पहनूं? यू आर नॉट ए चाइल्ड, अनुराग, एंड व्हाई आर यू आस्किंग मी व्हाट डू यू वियर? साबी बेड पर बैठ गई और थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोली, अरे आप तो, अच्छा ओके, आपको जाना है जाइए और काम कीजिए। मैं तो खुद डिसाइड कर लूँगा कि मुझे क्या पहनना है आज पार्टी में। अनुराग साबी को देखकर चिढ़कर बोला और फिर पूरी वार्डरोब को खोलकर खड़ा हो गया। साबी बेड से उठी और अनुराग के पास आकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूँगा, अनुराग नाराजगी से बोला। तो साबी अपने पंजों पर हल्का सा उठकर अनुराग के गाल पर किस करके बोली, सॉरी, मैं देखती हूँ। यह बोलकर साबी अनुराग के आगे आकर खड़ी हो गई और उसके लिए कोई अच्छी सी ड्रेस देखने लगी। अनुराग उसे ढूंढता देख मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में साबी ने अनुराग के लिए एक ब्लैक शर्ट और एक ब्लैक फॉर्मल पैंट निकालकर उसके हाथ में थमा दी और बोली, इट विल लुक ग्रेट ऑन यू। ब्लैक, यस ब्लैक। आप क्या पहनने वाली हैं? मैं क्यों बताऊं, वो एक सरप्राइज है। साबी अपने कंधे मटकाकर बोली और वहां से चली गई। अनुराग बस अपना मुंह खोलकर उसे जाता देख रहा था। फिर उसने भी उन कपड़ों को बेड पर फेंका और खुद बाथरूम में चला गया नहाने। शाम का वक्त करीब 7 बजे कश्यप मेंशन में मेहमानों का आना लग गया था। आराध्या जी, विपिन जी और अनुराग तीनों मेहमानों का स्वागत बहुत आदर पूर्वक कर रहे थे। साबी तैयार होने लगी थी, क्योंकि अब तक भी वो काम ही कर रही थी। वो तो आराध्या जी ने उसे थोड़ा डांट कर तैयार होने भेज दिया था, वरना आखिर तक वो यही कह रही थी कि अरे मॉम,
आप फिक्र मत कीजिए, मुझे तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट्स लगती हैं। अभी थोड़ा काम है तो काम खत्म करके तैयार होने चली जाऊंगी। और आराध्या जी ने उसकी एक ना सुनी और तैयार होने भेज दिया। अनुराग की पॉकेट में रखा उसका फोन बज उठा। वो साइड में हुआ और कॉल रिसीव की। हाँ साबी, आप एक बार ऊपर आइए रूम में। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे आप आइए तो सही, वहीं से जज बन रहे हैं। साबी थोड़ा चिढ़कर बोली। तो अनुराग ने ओके बोलकर फोन रख दिया और आराध्या जी के पास आकर धीमे से बोला, मम, मैं अभी आता हूँ। पर जा कहाँ रहे हो? यहीं हूँ, रूम में जा रहा हूँ। शायद साबी को मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत है। ओके, पर जल्दी आना। आप दोनों नीचे। आराध्या जी सौम्य सी मुस्कान लिए बोली। अनुराग हाँ में सिर हिलाकर अंदर चला गया। रूम से बाहर खड़े होकर उसने नॉक किया। साबी ने आकर दरवाजा खोला और अनुराग को अंदर आने का इशारा किया। अनुराग के अंदर आने के बाद साबी ने दरवाजा बंद किया। अनुराग साबी की तरफ देखकर बोला, साबी, आप अभी तक तैयारी नहीं हुई है क्या? वहाँ सब मेहमान आने शुरू हो चुके हैं और यहाँ आप हो? अनुराग, मैं तैयार ही हूँ। आपने ऊपर ओढ़े उस साल को उतारकर साइड में रख दिया। अनुराग का तो मुंह बस खुला का खुला ही रह गया था साबी को देखकर। हाँ, बस एक छोटी सी हेल्प की जरूरत थी आपकी। साबी अनुराग की बात को बीच में ही काटती हुई बोली। अनुराग के मुंह से सिर्फ प्रीति निकला, क्योंकि इस वक्त साबी ने एक ब्लैक लॉन्ग गाउन विद ऑफ शोल्डर पहना हुआ था। आज पहली बार था कि अनुराग ने साबी को किसी वेस्टर्न ड्रेस में देखा था, वरना तो वो हमेशा कुर्ती और शादी के बाद साड़ी पहनने लगी थी। आज वो एकदम अलग सी लग रही थी और बहुत ही सुंदर भी। अनुराग, ये देखिए, अपने शोल्डर्स पर हाथ रखकर कुछ ज्यादा ही ओपन ओपन नहीं लग रहा है? साबी थोड़ा परेशान सी होकर बोली। शायद उसके लिए भी ये पहली बार थी जब साबी ने कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। अच्छा तो लग रहा है, कोई ओपन नहीं लग रहा है, जस्ट परफेक्ट। आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं इस ड्रेस में। अनुराग साबी के हाथों को नीचे करता हुआ बोला और फिर आगे बढ़कर साबी के माथे को चूम लिया। पर एक मिनट, आपने एड्रेस मुझे क्यों नहीं दिखाई और ये आप कब लेकर आई? अनुराग उससे थोड़ा दूर हुआ और अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, मैं ये कल लेकर आई थी, मॉम ने जबरदस्ती दिला दी। मैंने बहुत मना किया पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। अनुराग, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या मैं साड़ी पहन लूं? उससे मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। साबी गाउन के शोल्डर ऊपर चढ़ाती हुई बोली, जो कि हल्का नीचे खिसक गए थे। नो नो एंड नो, आप बस यही पहन रही हैं। और वैसे भी ज्यादा देर थोड़ा ही पहनना है, बमुश्किल से 2 या 3 घंटे बस। साबी ने मुंह बना लिया तो अनुराग ने धीरे से उसके गाल को हल्का सा खींचा और बोला, ये आड़े टेढ़े मुंह मत बनाइए और चलिए नीचे चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। साबी ने एक बार खुद को आईने में देखा और फिर अनुराग के साथ नीचे आ गई। साबी आराध्या जी के पास चली आई और अनुराग अपने कुछ क्लाइंट से मिलने के लिए दूसरी साइड चला गया, क्योंकि वो सब वहीं खड़े थे। अनुप्रिया बाहर से कश्यप मेंशन को देख रही थी, शायद अंदर जाने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। उसने भी एक ब्लैक लॉन्ग गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाथ में पकड़े उस गिफ्ट को उसने बहुत कस रखा था अपने ही हाथों में। इतना डर क्यों रही हो? इतनी हिम्मत करके तुम यहाँ तक अब आ ही गई हो, तो चलो ना अब अंदर। अनुप्रिया ने एक गहरी सांस ली और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। अंदर आते ही वो चुपके से एक तरफ जाकर खड़ी हो गई थी। सबसे पहले उसकी नज़र आराध्या जी और विपिन जी पर गई, जो कि किसी गेस्ट से बात कर रहे थे और उनके पास ही साबी भी खड़ी थी। हे, यू नॉनसेंस गर्ल, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर अलोन? जाओ ना अपनी फैमिली के पास। अनुप्रिया के कानों में जैसे ही ये जानी पहचानी आवाज पड़ी, उसने अपनी नज़र विपिन जी और आराध्या जी से हटाई और अपने साइड में देखा। वहां रुद्राक्ष चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए खड़ा था। ओ, तो तुम भी आए हो यहाँ? मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे फिर से मिलोगे, पर मेरी फूटी किस्मत, आखिर फिर से मिल ही गए।
खैर, खाओ पियो और यहाँ से कट लो, क्या समझे? यही कि तुम एक नंबर की मंदबुद्धि हो। अपने हाथ में पकड़े गिलास को गोल गोल घुमाता हुआ रुद्राक्ष बोला। लिसन, मुझे ना तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना है। आ जाते हो मेरे दिमाग की दही बनाने। अनुप्रिया चिढ़कर बोली और वहीं रखी एक चेयर पर बैठ गई। तो रुद्राक्ष भी उसके पास ही बैठ गया। अब तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मेरा ना दिमाग पहले ही घुमा हुआ है, और तुम और ज्यादा मत घुमाओ, वरना मैं एक पल नहीं लगाऊंगी सबके सामने तुम्हें बेइज्जत करने में। तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि बस थोड़ा दूर रहो और बकवास तो कतई मत करो। अनुप्रिया अपने दांत पीसती हुई बोली। रुद्राक्ष बस मुस्कुरा दिया। मैंने जोक नहीं मारा जो तुम्हें हंसी आ रही है। इसे हंसना नहीं कहते हैं, लोग इसे मुस्कुराना कहते हैं मिस मुफट। वाट एवर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम नॉट एट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू मिस्टर लॉयर। अनुप्रिया मुंह बिगाड़ कर बोली और वहां से उठकर दूसरी तरफ चली गई। अनुराग साबी के पास आया, जो कि अब सबसे थोड़ा दूर खड़ी थी। वो उसके पास आया और अपना एक हाथ आगे करके बहुत ही प्यार से बोला, वुड यू लाइक टू डांस विद मी? हाँ। अरे अरे, इसमें भी कुछ सोचने की बात है। साबी का हाथ पकड़कर चलिए डांस करते हैं, अनुराग मुस्कुराकर बोला। तो साबी मुस्कुरा दी और अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, आपको थोड़ा परेशान करने का सोच रही थी। जहाँ आपको परेशान करना चाहिए वहाँ तो आप करती नहीं हैं, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ कर रही हैं। ये कौन सी बात हुई? क्या बोल रहे हैं आप? समझ तो गई ही हैं आप। खैर, चलो चलते हैं, अनुराग उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला। तो साबी शर्मा गई। अनुराग साबी को डांस फ्लोर पर ले आया। अनुराग ने धीरे से अपने दोनों हाथों को साबी की कमर पर रखा और उसे खुद के करीब कर लिया। साबी के दोनों हाथ अनुराग की गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे, चेहरे पर बड़ी ही मुस्कान लिए। अचानक से वहां की लाइट्स डिम हो गईं और म्यूजिक शुरू हुआ। अनुराग ने साबी को अपने और करीब खींच लिया। अब दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला न था। साबी ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली, तो अनुराग ने धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखता हुआ धीरे से गाने के साथ ही गुनगुनाने लगा। सबकी नजरें बस अनुराग और साबी पर ही टेक गई थी। दोनों मेड ऑफ ईच अदर लग रहे थे। आराध्या जी तो बस दोनों की नजर उतार रही थी, वहीं खड़ी हुई। बाकी सब भी दोनों का वो खूबसूरत सा डांस देख रहे थे। साबी बस अनुराग की आंखों में खो गई थी, और दोनों तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे, जहाँ सिर्फ वो दोनों ही थे। अनुराग ने अपना एक हाथ साबी की खुली पीठी पर रखा, तो साबी के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो मुड़कर जाने लगी, तो अनुराग ने उसका हाथ पकड़ा और हल्का सा घुमाकर खुद साबी के पीछे आ गया। अब साबी की पीठ अनुराग के सीने से लगी हुई थी। अनुराग ने एक हाथ साबी के पेट पर लपेटा और अपने होंठ धीरे से उसकी गर्दन पर घुमाने लगा। साबी की आंखें अनुराग के होंठों की चुभन से खुद ब खुद ही बंद हो गईं। अनुराग साबी के कान के पास अपने होंठ घुमाता हुआ बोला, आंखें तो खोलिए। तो साबी ने बस नामे गर्दन हिला दी थी और धीरे से बोली, अनुराग, यहाँ सब हैं, प्लीज ये मत कीजिए। पा और मॉम भी हैं, मुझे शर्म आ रही है, और अब डांस भी बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। ऐसे कैसे? अभी तो मैंने शुरू किया है, थोड़ा और। अनुराग उसके कान पर हल्का सा किस करके बोला और साबी को अपनी तरफ घुमा लिया। एक बार फिर से दोनों एक दूसरों की आंखों में देख रहे थे। अनुराग ने साबी की आंखों में देखते हुए ही उसका हाथ ऊपर किया और धीरे से उसके हाथ को चूम लिया। तो साबी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। इस वक्त उसके पेट में एक अलग ही गुदगुदी हो रही थी, या यूं कहें कि पेट में तितलियां उड़ रही थीं। अब गाना खत्म हुआ। सभी ने जोर जोर से तालियां बजाईं। साबी और अनुराग, जो एक दूसरे की आंखों में खो गए थे, तालियों की आवाज से उनका ध्यान टूटा। साबी शर्माकर वहां से चली गई और आराध्या जी के पास आ गई। अनुराग भी स्माइल करके डांस फ्लोर से नीचे आ गया। सबने आराध्या जी और विपिन जी को सालगिरह की मुबारकबाद दी और फिर उनको गिफ्ट देकर जाने लगे। अनुप्रिया ने भी
अपना गिफ्ट वहीं एक टेबल पर छोड़ा और एक फीकी सी मुस्कान चेहरे पर ओढ़े विपिन जी और आराध्या जी की तरफ देखकर धीरे से बोली, हैप्पी एनिवर्सरी ममन। बोलते बोलते अचानक रुकी और फिर आंखों में नमी लिए अंकल, और फिर वहां से बाहर चली गई। रुद्राक्ष, जो कि बहुत देर से अनुप्रिया को ही देख रहा था, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन थी। मिस मूपट की आंखों में आंसू, वो समझ नहीं आया। और और ये बाहर क्यों जा रही है? रुद्राक्ष खुद से ही सवाल करता हुआ बोला और खुद भी बाहर की तरफ बढ़ गया। सबके जाने के बाद साबी, अनुराग, विपिन जी और आराध्या जी ने साथ में डिनर किया और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। साबी ने रूम में आते ही सबसे पहले उसने अपना गाउन निकालकर नाइट गाउन पहन लिया, फिर बेड पर धम से गिर गई। ओह, फाइनली, इतना सुकून मिल रहा है, अब एकदम रिलैक्स लग रहा है। अनुराग, अनु, वो बोलते बोलते रुक गई। अनुराग किसी सोच में गुम था। साबी उठकर बैठ गई और अनुराग के कंधे पर धीरे से हाथ रखा तो अनुराग अपनी सोच से बाहर आया। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना अनुराग? हाँ, ठीक हूँ। अनुराग अपनी जगह से उठता हुआ बोला और कपड़े चेंज करने बाथरूम में चला गया। साबी सोचते हुए बोली, ठीक तो नहीं लग रहे हैं आप। क्या हुआ? अब तक तो ठीक थे, यूं अचानक से? अनुराग कुछ देर में बाहर आया और बेड पर अपनी साइड लेट गया। साबी भी उसके सीने पर अपना सर रखकर उसके पास ही लेट गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अनुराग, क्या हुआ? आप अचानक से इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? मुझे नहीं बताओगे कि क्या हुआ? पता नहीं साबी, कब सब ठीक होगा। मतलब मतलब यह कि आज अनुप्रिया पार्टी में आई थी और बिना किसी से मिले, बिना किसी से कुछ कहे चली भी गई। जानती हो क्यों? थोड़ी चुप्पी के बाद, पा की वजह से, क्योंकि वो पा का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। अनुराग एक गहरी सांस लेकर बोला तो साबी भी कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ अनुराग के चेहरे पर रखा और बोली, सब ठीक होगा और बहुत ही जल्द। होप सो साबी। अच्छा ठीक है, अब अपना मूड ठीक कीजिए और सो जाइए। आप बहुत थक गए होंगे, सो जाइए। अनुराग के बालों में अपना हाथ घुमाते हुए साबी मुस्कुराकर बोली तो अनुराग भी फीका सा मुस्कुराया और बोला, गुड नाइट। साबी ने धीरे से अनुराग के होंठों को छुआ और फिर अपना सर वापस से अनुराग के सीने पर रख दिया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अनुराग ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष सुनसान से रोड पर अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और खुद से थोड़ी दूर खड़ी गाड़ी को देख रहा था। उस गाड़ी के बाहर अनुप्रिया एकदम चुपचाप सी खड़ी थी, किसी मूर्ति की तरह, ना हिल रही थी, ना ही अपनी पलकें झपका रही थी। आखिर ये लड़की यहाँ क्यों खड़ी है इतनी देर से? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली टाइप्स है एकदम ही है। अब जा भी नहीं सकता हूँ इसे यहाँ अकेला छोड़कर। आखिर एक अकेली लड़की है, रुद्राक्ष बोला और गाड़ी का दरवाजा खोलकर खुद बाहर निकल आया और अपने कदम अनुप्रिया की तरफ बढ़ा लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो मिस मुफट? रुद्राक्ष उसकी गाड़ी के पास आकर खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखकर बोला। अनुप्रिया ने अपनी नजरें घुमाई और रुद्राक्ष की तरफ देखा। अब क्या थोड़ी देर चैन से भी जीने नहीं दे सकते हो क्या? मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ बोलो। अनुप्रिया बुरी तरह चिढ़कर बोली। अरे मेरी बात तो सुनो। पहली बात यह कि तुमने सही कहा, मैं ना तुम्हारा पीछा ही कर रहा हूँ। यह बोलकर रुद्राक्ष ने अपने दांत निकाल दिए। अनुप्रिया उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, अब ये बहुत ज्यादा ही हो रहा है। किसने कहा कि तुम मेरा पीछा करो? किसी के कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो मेरा मन है। ओ प्लीज, इस टाइम नहीं। इस टाइम मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए अकेले। जाओ तुम यहाँ से। अनुप्रिया भाई रोड के किनारे पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर बोली, कभी कभी डिस्टर्ब माइंड को डाइवर्ट कर लेना चाहिए। किसी दूसरे से बात करके सच में बहुत सुकून मिलता है। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है, तुम भी कर कर देखो, पक्का सुकून मिलेगा। रुद्राक्ष भी उसके पास ही बैठता हुआ बोला, अजीब हो यार तुम, मतलब मैं जाने का बोल रही हूँ और तुम बिल्कुल चेप ही हो गए हो। अब यहाँ बैठे क्यों हो? और मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। कीप क्वाइट। और ये देखो,
अनुप्रिया की बात को बीच में ही काटते हुए रुद्राक्ष बोला और फिर अपना फोन निकालकर उसमें एक फोटो निकाला और अनुप्रिया के सामने कर दिया था। ये अब ये क्या है? अनुप्रिया फोन की स्क्रीन को घूरती हुई बोली, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर रुद्राक्ष उसे दिखाना क्या चाह रहा है। फिर उसने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो रुद्राक्ष फोन की स्क्रीन की तरफ इशारा करके बोला, यह सबूत है कि मैंने तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं किया है। जैसा कि तुम इसमें देख सकती हो कि मैं कब इंडिया आया, और इससे ऊपर देख सकती हो कि मैं पूरे 6 महीने बाद आया हूँ। साफ साफ लिखा है इसमें। ये मेरा पासपोर्ट है। मेरा नाम भी आराम से देख सकती हो। दिख रहा है या नहीं? एक टोन के साथ। और तुम्हारा कहना है कि मैंने 2 महीने पहले तुम्हारा एक्सीडेंट किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो गाड़ी तुम्हारी थी। एग्जैक्टली माई पॉइंट। अनुप्रिया, गाड़ी मेरी थी, पर मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं किया। तुम कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ बोलो। यही कि मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं किया है। तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी ही गाड़ी से हुआ है। वो गाड़ी उस वक्त मेरा ड्राइवर चला रहा था और उसने थोड़ी पी हुई थी। अब ऐसे में तुम भी जानती हो क्या होगा। उसका हाथ बह गया और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। डर के मारे वो वहां से भाग गया। ये बात मुझे भी कल ही पता चली जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की इस बारे में। रुद्राक्ष यह बोलकर एकदम चुप हो गया तो अनुप्रिया कुछ सोचते हुए बोली, ओह ये बात है। तुमने मेरा एक्सीडेंट नहीं किया, तुम्हारे ड्राइवर से हुआ है। थोड़ा रुककर रुद्राक्ष को अपनी आंखें दिखाती हुई, पर गाड़ी तो तुम्हारी थी। यह बोलकर अनुप्रिया एक बार फिर से उसे घूरने लगी थी और रुद्राक्ष ने अपना सिर पकड़ लिया था। वो इस बार बुरी तरह चिढ़ गया था। यार हद होती है। मैंने तुमको सच्चाई बताई और फिर भी तुमने मुझे घसीट ही लिया। हाँ तो गाड़ी तुम्हारी थी ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बेशक तुमने एक्सीडेंट नहीं किया हो, तुम्हारा कुछ तो इन्वॉल्व था ही। ओ गॉड, यार तुम सच में लड़की नहीं हो। अरे अरे, क्या तुम्हें मैं लड़की नहीं लगती? अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अनुप्रिया रुद्राक्ष की कमर पर एक मुक्का रखती हुई बोली, ओ मोहतरमा, पहले मुझे मेरा सेंटेंस तो पूरा करने देती। नहीं, पर बीच में बोलने की आदत बहुत खराब है तुम्हारी। मैं कह रहा था कि तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़ाई की दुकान हो। रुद्राक्ष स्मोक करते हुए बोला और उठकर खड़ा हो गया। आज मेरा मूड ठीक नहीं था, इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना ऐसा सुनाती ना, तुम्हारे पूरे खानदान की रूह कांप जाती। अनुप्रिया भी उठी और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। वैसे तुम ना सच में मुंह फट हो। रुद्राक्ष उसकी तरफ देखकर बोला तो अनुप्रिया गाड़ी स्टार्ट करती हुई बोली, अच्छा तो है कि मैं मुंह फट हूँ, क्योंकि जो मेरे मन में होता है वही जुबान पर, और मुझे यही पसंद है, क्योंकि मीठी छुरी मुझे बनना नहीं आता और ना मेरी फितरत है ऐसी। ये बोलकर वो हल्की मुस्कुराई और अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाकर वहां से चली गई। रुद्राक्ष वहीं खड़ा रहा जब तक अनुप्रिया की गाड़ी उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। फिर वो भी मुस्कुराया और अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ विपिन जी और आराध्या जी का कमरा। विपिन जी सो चुके थे, पर आराध्या जी की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। उन्होंने देखा था आज पार्टी में अनुप्रिया को, पर उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो जाकर अपनी बेटी को गले से लगाएं, और गले लगाना तो दूर, उससे बात भी नहीं कर पाई, क्योंकि उनको विपिन जी का डर था कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाएं। आराध्या जी इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उनकी आंखें नम हो चली थी। सॉरी अनुप्रिया, आई एम रियली सॉरी बेटा, वो रुंधे गले से बोली और अपने मुंह पर हाथ रखकर रो पड़ी। अनुराग और साबी का रूम। साबी सो चुकी थी, पर अनुराग थोड़ी देर सोने के बाद उठ चुका था। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था जो उसे नींद नहीं आने दे रहा था। सोचते हुए ही वो बार बार करवट ले रहा था। साबी को उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो बेड से उठा और सोफे पर आकर बैठ गया और वहीं रखा लैंप ऑन कर दिया। अपना सिर सोफे पर टिकाए और आंखें बंद करके लेट गया। उसे कुछ देर ही हुई थी कि उसे अपनी बाजू पर किसी की पकड़ महसूस हुई, तो उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसके पास ही साबी बैठी हुई थी और अपनी नींद भरी आंखों से
उसे ही देख रही थी। वो सही से बैठ गया और साबी का सिर अपनी गोद में रख दिया और उसके सिर को अपने हल्के से सहलाता हुआ बोला, क्या हुआ? वो तो मुझे आपसे पूछना चाहिए अनुराग कि आखिर आपको हुआ क्या है? आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। मुझे कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही है। आप सो जाइए। मुझे नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगा। साबी के फोरहेड पर एक छोटी सी किस करके अनुराग बोला। तो साबी ने भी अपने दोनों हाथों से अनुराग की कमर के चारों ओर एक घेरा बना लिया था और फिर से सो गई थी। अनुराग बस उसका सिर हल्के हाथ से सहला रहा था, पर दिमाग में अभी भी कुछ बुन रहा था। सुबह का वक्त साबी अनुराग की गोद में अपना सिर रखकर बड़े आराम से सो रही थी और अनुराग भी सोफे से टेक लगाकर सो रहा था। साबी ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और फिर उठकर बैठ गई। सबसे पहले उसने अपने खुले हुए बालों का जूड़ा बनाया और फिर अनुराग की तरफ हल्का सा झुककर उसके गालों को बारी बारी से चूम लिया और फिर उठकर बाथरूम में चली गई थी। उसके जाने के बाद अनुराग भी उठ गया था और फिर बेड पर जाकर वापस से सो गया था, क्योंकि उसे रात को तो नींद नहीं आ रही थी और अब बहुत नींद आ रही थी। कुछ टाइम बाद वो नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि अनुराग बड़े आराम से सो रहा है। ये देखकर वो हल्की सी मुस्कुराई और फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। उसने उसमें से अभी पहनने के लिए एक साड़ी निकाली और जल्दी जल्दी पहन ली। वो अच्छे से तैयार होकर अनुराग के पास आई और उसके सर पर हाथ फिराती हुई बहुत प्यार से बोली, अनुराग। हाँ, वो नींद में ही बोला। तो साबी ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस कर दी, जिसे महसूस करके अनुराग ने साबी के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब हाल यूं था कि साबी अनुराग पर झुकी हुई थी और अनुराग ने उसके दोनों हाथ उसकी ही पीठ पर लगा दिए थे। अनुराग बिना आंखें खोले ही बोला, आप मुझे परेशान कर रही हैं। आखिर चाहती क्या है? साफ साफ बताइए। नहीं, मैं आपको कोई परेशान नहीं कर रही थी। वो तो बस यूं ही मन किया तो। अपनी बातों को आधी अधूरी छोड़कर साबी अनुराग के चेहरे के और करीब आ गई थी। अब वो बहुत आराम से महसूस कर सकती थी अनुराग की गर्म सांसें अपने चेहरे पर। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होंठ अनुराग के होंठों पर रख दिए। अनुराग की पकड़ भी उसके हाथों पर कस चुकी थी। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। साबी जल्दी से अनुराग से अलग हुई और अपनी साड़ी को ठीक करके खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। गुड मॉर्निंग मैम। वो आपको नीचे बड़ी मालकिन बुला रही हैं। साबी के दरवाजा खोलते ही एक सर्वेंट बोला। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। साबी मुस्कुराकर बोली और वापस से अंदर आ गई। साबी ने देखा कि अनुराग उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। वो अभी भी वैसे ही लेटा हुआ था। ऑफिस नहीं जाना है क्या? साबी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बालों को कंघी करते हुए बोली और फिर वहीं से अपनी लिपस्टिक उठाई और अपने होठों पर लगा दी। जाना तो है, पर आपने ना आज सुबह सुबह मेरे दिल को बहका दिया है। अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का, क्या करूं? अनुराग उठकर बैठते हुए बोला। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो चुपचाप करके ऑफिस जाइए। फिर थोड़ा रुककर अनुराग के पास आई और उसका हाथ पकड़कर, चलिए अब उठ जाइए और जाकर नहा लीजिए। साबी अनुराग की तरफ देखकर बोली। अनुराग ने साबी को ही अपने पास खींच लिया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसके कान के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, चलो ना साबी, थोड़ी देर पहले वाला काम पूरा करते हैं। अब कोई हमें डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। नो नो, मुझे जाना है, मम बुला रही हैं। और आप भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आइए। साबी अनुराग के होठों पर अपना हाथ रख उसे रोकती हुई बोली और खुद को अनुराग की पकड़ से छुड़वा लिया था। साबी, अनुराग मुंह बनाते हुए उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर बोला। साबी उसकी तरफ मुड़ी तो अनुराग ने अपना चेहरा एकदम मासूम सा बना लिया। साबी वापस से उसके पास ही बैठ गई, अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करके अपनी आंखें बंद कर लीं। साबी को ऐसा करता देख अनुराग का तो दिल मानो बाहर ही आने को तैयार था। वो मुस्कुराया और साबी के माथे को चूमकर बोला, जाइए। साबी ने अपनी आंख खोलकर धीरे से उसके माथे को छू लिया
और अनुराग से गले लगकर वहां से चली गई। अनुराग भी मुस्कुराकर वहां से उठकर बाथरूम में चला गया। अनुराग ऑफिस चला गया था और साबी अपने घर, क्योंकि आज समीरा और समीर दोनों अपनी इंटर्नशिप के लिए गुड़गांव जो जा रहे थे। जब वो घर वापस आई तो उसने देखा कि समीर और समीरा दोनों ने अपनी पैकिंग अच्छे से कर ली है और शायद दोनों उसी का वेट कर रहे थे हॉल में बैठकर। तुम दोनों ने अच्छे से तो कर ली है ना अपनी पैकिंग? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? अपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए तुम दोनों ने और अपनी ओरिजिनल आइडियाज? साबी दोनों की तरफ देखकर बोली तो दोनों एक साथ बोले, सब ले लिया है। साबी मुस्कुराई और दोनों के चेहरे को प्यार से छूती हुई बोली, अच्छे से ध्यान रखना तुम दोनों अपना और एक दूसरे का भी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर देना या फिर अपने जीजू को। ओके? ओके दी, आप फिक्र ना करो हम दोनों की। समीर साबी के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, समीरा तुम भी ध्यान रखना फीवर का, टाइम टू टाइम टेबलेट्स लेती रहना। समीर इसका ध्यान रखना प्लीज, साबी बोली तो दोनों ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। दोनों के जाने के बाद साबी ऑफिस चली गई थी। ऐसे ही एक हफ्ता और बीत गया। सबकी लाइफ पहले जैसी ही थी। एक दिन शाम को अनुप्रिया अपनी किसी फ्रेंड से मिलने रेस्टोरेंट चली गई। वो वहां वेट कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र खुद से कुछ दूर ही बैठे रुद्राक्ष पर गई, जो शायद किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। जिसे देखकर अनुप्रिया ने अपना सिर हिलाया और बोली, अब बताओ, इस लंगूर की भी गर्लफ्रेंड है? यह तो हद हो गई। तभी कुछ सोचकर अनुप्रिया अपनी जगह से उठी। उस दिन मुझे बहुत परेशान किया था ना तुमने, लंगूर जैसी शक्ल के। देखो, आज तुम्हारा ब्रेकअप ना करवा दिया तो मेरा नाम भी अनुप्रिया कश्यप नहीं। हाय रुद्राक्ष डार्लिंग, तुम यहाँ? अनुप्रिया उसके पास जाकर बड़ी अदाओं से अपना हाथ हिलाती हुई बोली। अनुप्रिया को देखते ही रुद्राक्ष की आंखों में एक अलग ही चमक उठ चुकी थी। मिल गया रास्ता। आज मुझे ना सच में यकीन हो गया कि आप हैं भगवान जी, रुद्राक्ष मन में बोला और अनुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास ही बैठा लिया। अनुप्रिया थोड़ी हैरान हुई रुद्राक्ष की इस हरकत पर। वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठ गई। अरे अनु बेबी, तुम आ गई। जानती हो कितना वेट कर रहा था मैं तुम्हारा। रुद्राक्ष अनुप्रिया के गाल पर किस करता हुआ बोला। रुद्राक्ष के किस करने की उम्मीद नहीं थी उसे। वो बस हैरानी से उसकी तरफ ही देख रही थी। रुद्राक्ष ने अनुप्रिया के हाथ पर किस किया और फिर सामने बैठी रिमी की तरफ देखकर बोला, रिमी, यह है मेरी गर्लफ्रेंड अनुप्रिया। हम एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत जल्दी ही मॉम डैड से हम दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ, पर अभी मुझे सही नहीं लगा, इसलिए रुका हुआ हूँ। तो क्या तुम मना कर दोगी मॉम को कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? प्लीज रिमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर सिचुएशन। अपने दोनों हाथों को जोड़कर। प्लीज प्लीज रिमी, जो कि चुप बैठी थी, वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ओके देन मैं बोल दूंगी। और वैसे भी दो प्यार करने वालों के बीच मेरा क्या काम। वो उठी और अपना बैग अपने हाथ में पकड़कर, शायद अब मुझे चलना चाहिए। ध्यान से जाना रिमी। ओके, बाय बाय, रुद्राक्ष ने अपना हाथ हिलाकर कहा तो रिमी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष ने एक चैन की सांस ली। उसने अपने साइड में देखा, जहाँ का तापमान कुछ ज्यादा ही गर्म लग रहा था। अनुप्रिया गुस्से में उफन रही थी। रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, थैंक यू सो मच अनुप्रिया, तुम ना आज एकदम सही समय पर आई। आज तुम मेरे लिए एकदम फरिश्ता बन गई हो। थैंक यू, थैंक यू। यह बोलकर रुद्राक्ष ने एक्साइटमेंट में ही अनुप्रिया का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके माथे, गाल और आंखों को चूम लिया। अनुप्रिया एकदम पत्थर बन चुकी थी। इस वक्त उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे किस किया? अनुप्रिया रुद्राक्ष के हाथों को अपने चेहरे से झटकते हुए गुस्से में उठकर बोली। तो रुद्राक्ष को एहसास हुआ कि वो इस वक्त कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। आई एम रियली रियली सॉरी। वो मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। सॉरी, सारे मूड का कचरा कर दिया। अनुप्रिया मुंह बिगाड़ कर बोली।
और वहां से बाहर की तरफ बढ़ गई। उसने अपना फोन निकाला और अपनी फ्रेंड को मिला दिया। फोन उठते ही वो बोली, दीप्ति, सॉरी यार, वो एक्चुअली मुझे ना एक जरूरी काम आ गया है, तो आज नहीं मिल पाऊंगी तुमसे, पर कल पक्का मिलते हैं। ओके। ओके। चलो, तुमने अभी बता दिया, मैं तो बस अभी घर से ही निकलने वाली थी। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं कल। हाँ, बाय। बाय। अनुप्रिया ने फोन वापस से अपनी जींस की पॉकेट में डाला और पार्किंग की तरफ बढ़ गई। रुद्राक्ष भी उसके पीछे पीछे ही आ गया। अनुप्रिया गाड़ी के पास आई और उसका लॉक खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो रुद्राक्ष ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। अनुप्रिया अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, लीव माई हैंड। सॉरी। सॉरी, बस गलती से हो गया। एक्चुअली मम ने एक ब्लाइंड डेट फिक्स की थी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, तो इसलिए बस तुम दिखाई दी, तो सोचा कि अब तुम्हारे जरिए ही मेरी परेशानी का हल मिल सकता है, तो बस तुम्हें रिम्मी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड बना दिया। आई एम सॉरी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सॉरी। रुद्राक्ष उसका हाथ छोड़कर बोला, जिसे सुनकर अनुप्रिया भड़कते हुए बोली, हाँ तो गर्लफ्रेंड बोला, कोई बात नहीं, पर किस किस किसने करने के लिए बोला था तुम्हें, बेवकूफ कहीं के। वो तो बस एक्साइटमेंट में हो गया। अगेन सॉरी। रुद्राक्ष अपने दोनों हाथों को पकड़कर, तभी उसे गाड़ी के शीशे में अपने पीछे खड़ी रिमी दिख गई, जो उन दोनों को ही देख रही थी। ओ गॉड, कहीं इसने कुछ सुन तो नहीं लिया ना। अब क्या करूं। ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने आज। तभी उसे रिमी खुद की तरफ बढ़ती दिखी, जिसे देखकर उसकी तो सांसें ही अटक गईं। मन में यही था कि उसने सब सुन लिया है। अनुप्रिया ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि रुद्राक्ष ने उसे गाड़ी से सटा दिया और एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ उसके सिर के पीछे लगाकर अपनी आंखें बंद कर अनुप्रिया के होंठ अपने होंठ से बंद कर दिए थे। अनुप्रिया के हाथ में पकड़ा उसका पर्स उसके हाथ से छूट चुका था और जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थीं। अनुप्रिया से पिट लूंगा, पर ये रिम्मी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे मैं एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सॉरी अनुप्रिया। रुद्राक्ष उसे किस करता हुआ अपने मन में बोला। अनुप्रिया, जिसका दिमाग इस वक्त सुन्न हो चुका था, अब उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। रिमी, जो शायद उन दोनों की तरफ ही बढ़ रही थी, उन दोनों को किस करता देखकर वो वहीं रुक गई थी। उन दोनों की तरफ देखकर वो मुस्कुराई और वहां से अपने कदम पीछे की तरफ ले लिए थे। बहुत देर तक दोनों वहीं खड़े रहे। अनुप्रिया को किस करने के चक्कर में रुद्राक्ष खुद भूल गया था कि उसने जिस वजह से उसे किस किया था, वो वजह तो जा चुकी है वहां से। जब अनुप्रिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो उसने अपना हाथ रुद्राक्ष के सीने पर रख दिया। अनुप्रिया के हाथ रखते ही वो अपने सेंस में लौट आया था। उसने अपना हाथ उसके सर के पीछे से हटा दिया और साथ में अपने होंठ भी उसके होंठों से हटा दिए थे। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। रुद्राक्ष अनुप्रिया को देखकर अपने मन में बोला, ओ गॉड, एक मुसीबत तो टल गई, अब ये दूसरी मुसीबत किसी भी टाइम फटने को तैयार है। बस आज, आज बचा लो। जब अनुप्रिया की सांसें नॉर्मल हुई, तो उसने बिना रुद्राक्ष की तरफ देखे नीचे पड़ा अपना पर्स उठाया और गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है कि ये पक्का एफआईआर कटवाएगी। अब ना मुझे एकदम वो वाली फीलिंग आ रही है, आसमान से टपके और खजूर में अटके। क्या से क्या हो गया है भगवान। सोचा तो कुछ और हो कुछ गया है। अनुप्रिया की जाती हुई गाड़ी को देखकर रुद्राक्ष बोला और खुद भी वहां से निकल गया। अगली सुबह साबी की आंखें खुली तो उसकी साइड में अनुराग नहीं सो रहा था। वो उठी और पूरे कमरे को स्कैन करती हुई खुद से बोली, ये अनुराग कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह। वो उठी और नहा धोकर नीचे आ गई। विपिन जी और आराध्या जी दोनों हॉल में ही बैठे हुए थे। दोनों के पैर छूकर वो भी उनके पास ही बैठ गई। जब उसे अनुराग वहां भी नहीं दिखा, तो वो आराध्या जी की तरफ देखकर बोली, मॉम, अनुराग कहीं गए हैं क्या। मुझे नहीं पता बेटा। क्यों, वो रूम में नहीं है क्या। आराध्या जी साबी की तरफ देखकर बोली।
तो साबी ने अपनी गर्दन नामे हिला दी थी और बोली, नहीं, वो रूम में नहीं है। मुझे लगा कि जरूर वो नीचे होंगे, पर यहाँ देखा तो वो यहाँ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह वो कहाँ जा सकता है? आराध्या जी अनुराग की चिंता करती हुई बोली। तो विपिन जी बोले, अरे आप दोनों क्यों परेशान हो रही हैं? वो बच्चा तो है नहीं, अब आता ही होगा। जरूर किसी काम से गया होगा, पर जाने से पहले एक बार बताकर भी तो जाना चाहिए था ना। आराध्या जी अपना फोन वहीं रखी टेबल से उठाती हुई बोली। कुछ देर फोन स्क्रीन पर उंगलियां घुमाने के बाद उन्होंने अनुराग को फोन कर दिया। एक दो रिंग जाने के बाद ही अनुराग ने फोन उठा लिया था। हेलो, अनुराग, कहाँ हैं आप? मॉम, मैं बाहर किसी काम से आया हुआ था, बस घर ही आ रहा हूँ, सामने से अनुराग बोला। तो आराध्या जी बोली, पर बेटा, कम से कम घर पर मुझे, पापा को या फिर साबी को तो बताकर जाते। वो मुझे ना बहुत ज़रूरी काम था, और अब आप सब सो रहे थे तो इसलिए मैंने किसी को नहीं जगाया। पर मेरा काम हो चुका है, बस अब घर ही निकल रहा हूँ। ओके बेटा, ध्यान से आना। यह बोलकर आराध्या जी ने फ़ोन रख दिया। साबी और विपिन जी की तरफ देखकर बोली, काम से गया था, बस आ ही रहा है। विपिन जी, देखा, मैंने तो बोला था कि जरूर किसी काम से गया होगा, पर आप दोनों थी कि बेवजह परेशान हो रही थी। आखिर किस काम से गए हैं? बाहर ये साबी अपने मन में बोली। उसको कुछ देर ही हुई थी चाय पीते हुए आपस में बात करते कि तभी बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर साबी आराध्या जी और विपिन जी की तरफ देखकर बोली, लगता है अनुराग आ गए, मैं देखती हूँ। यह बोलकर वो उठी और जाकर दरवाजा खोला। सामने अनुराग को खड़ा देखकर वो मुस्कुराई और कुछ बोलने को हुई ही थी कि अनुराग के पीछे से अनुप्रिया आकर उसकी साइड में खड़ी हो गई। साबी सरप्राइज होती हुई बोली, अरे दी, आप आइए ना। सामने से थोड़ा साइड हो गई। अनुप्रिया ने असमंजस में अनुराग की तरफ देखा तो अनुराग ने अपनी पलकें झपका दी थी और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया था। साबी भी उनके पीछे पीछे अंदर आ गई थी। आराध्या जी और विपिन जी दोनों ने जब अनुप्रिया को देखा तो दोनों का रिएक्शन एकदम अलग था। आराध्या जी अंदर से खुश थी और विपिन जी का चेहरा एकदम सख्त हो चुका था अनुप्रिया को देखकर। मम, पा, देखिए, अनुप्रिया आई है। अरे, ये तो आ ही नहीं रही थी, वो तो मैं जबरदस्ती लेकर आया हूँ। अनुराग मुस्कुराकर बोला और वहीं सोफे पर बैठ गया। उसके पास ही अनुप्रिया बैठ गई थी। साबी आराध्या जी के पास आकर बैठ गई थी। कैसी हो अनुप्रिया? वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना रहने में? विपिन जी वहां की शांति को भंग करते हुए बोले। तो अनुप्रिया भी धीरे से बोली, ठीक हूँ अंकल, और कोई परेशानी नहीं है मुझे, वहाँ सब ठीक है। नाश्ता लगवाती हूँ मैं सबका। आराध्या जी अपनी जगह से उठती हुई बोली, पर अनुराग ने उन्हें रोक दिया था, ये बोलकर कि रुकिए मम, कुछ बात करनी है। नाश्ता तो बाद में भी कर लेंगे। क्या बात करनी है अनुराग? आराध्या जी वापस से अपनी जगह पर बैठती हुई बोली। सबका ध्यान अब अनुराग की तरफ आ चुका था। अनुराग के बोलने का इंतजार करने लगे। मुझे लगता है कि अनुप्रिया को भी हमारे साथ रहना चाहिए। हम सब यहाँ रहते हैं और अनुप्रिया वहाँ अकेली रहती है। आखिर है तो हमारी फैमिली ही ना। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इन्हें अकेले रहना चाहिए, वो भी एक ही शहर में रहते हुए। इसलिए मैं अनुप्रिया को यहाँ ले आया हूँ। अब से वो भी हमारे साथ इसी घर में रहेगी। काफी देर की चुप्पी के बाद अनुराग बोला। अनुराग की यह बात सुनकर आराध्या जी ने विपिन जी की तरफ देखा, जो कि अब तक शांति से अनुराग की बात सुन रहे थे। अनुप्रिया की तो सांसें ही अटक गई थी, पर साबी बहुत खुश लग रही थी। विपिन जी अपनी जगह से उठे और बोले, ऐसा नहीं हो सकता है। अनुप्रिया हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकती। वो बेशक मिलने आ सकती है आप सबसे, पर क्यों नहीं रह सकती वो हम सबके साथ? इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? आप मना क्यों कर रहे हैं? अनुराग उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए अपनी जगह से उठ चुका था। आवाज नीचे अनुराग, भूलो मत कि आप किससे बात कर रहे हैं।
पापा हैं हम आपके, विपिन जी भड़कते हुए बोले। पा, मना क्यों कर रहे हैं आप फिर? इस बार अनुराग थोड़ा धीरे से बोला। बस मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ रहे, विपिन जी सख्त होकर बोले। क्यों? मेरे पास तुम्हारे इस क्यों का जवाब नहीं है। यह बोलकर विपिन जी वहां से जाने लगे। तो अनुराग बोला, ठीक है, अगर आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो फिर मेरी भी सुन लीजिए। अगर अनुप्रिया यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अनुराग? आराध्या जी उसके पास आकर बोली। भाई, अनुराग की बात सुनकर विपिन जी उसकी तरफ देखकर बोले। क्या कहा? दोबारा कहो। कुछ नहीं बोल रहे हैं ये, आप जाइए, मैं बात करती हूँ। आराध्या जी विपिन जी की तरफ देखकर बोली। मैंने ये कहा पा कि अगर अनुप्रिया यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। एक बार फिर से अनुराग ने अपनी बात को विपिन जी की तरफ देखते हुए दोहरा दिया। आराध्या जी अनुराग के चेहरे को छूती हुई बोली। बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, हम बैठकर बात करते हैं। पर अनुराग कहाँ सुनने वाला था उनकी। अनुराग की बात सुनकर विपिन जी को और गुस्सा आ गया। वो चिल्लाकर बोले। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं अनुराग? आपको जो समझना है समझ लीजिए, पर मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। अनुराग अनुप्रिया की तरफ देखकर बोला, जिसकी आंखें नम हो चुकी थी और वो अनुराग से कुछ भी ना बोलने का इशारा कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उनके बीच लड़ाई हो। अब तक वैसे वो रहती आई है, आगे भी रह लेगी। साबी, जो कि अब तक चुप खड़ी थी, वो अनुराग के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली। अनुराग, आप इस वक्त गुस्से में हैं, शांत होकर बात करते हैं। आप चुप रहिए साबी, मैं पास से बात कर रहा हूँ, आप बीच में ना बोलें तो ही सही है। अनुराग साबी का हाथ झटक कर बोला। साबी की आंखें नम हो गईं अनुराग की बात से और उसके रूखे व्यवहार से। अनुराग, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपकी बात से डर जाऊंगा तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। थोड़ा रुककर ऊंची आवाज में, अनुप्रिया यहाँ नहीं रहेगी। अगर आपको यहाँ नहीं रहना है तो बड़े शौक से जाइए, विपिन जी सबसे अपनी नजरें फेरते हुए बोले। विपिन जी की बात सुनकर अनुराग ने अनुप्रिया का हाथ पकड़ा और उससे बोला, आपने सही कहा था कि ये नहीं मानेंगे। चलिए, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। पागल हो गए हैं क्या आप दोनों? और विपिन जी के पास आकर उनके आगे हाथ जोड़कर रोते हुए, विपिन जी प्लीज रोक लीजिए दोनों को, वो जा रहे हैं। आराध्या जी विपिन जी के आगे रोते हुए बोली, इसी उम्मीद में कि शायद वो उन दोनों को रोक लें। पर वो गलत थी, क्योंकि विपिन जी ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया था, जिसे वो अब नहीं बदलने वाले थे। रहने दीजिए मम, मुझे पता है कि ये नहीं मानेंगे, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इनके सामने रोने की और गिड़गिड़ाने की, अनुराग बोला और अनुप्रिया को लेकर वहां से जाने लगा। साबी और आराध्या जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। वहीं आराध्या जी अनुराग को रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ी। अनुराग अनुप्रिया को लेकर अपने कदम घर की दहलीज से बाहर रखता, उससे पहले ही विपिन जी की घबराई हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, जिससे अनुराग, अनुप्रिया और उनके पीछे रोकने जाती हुई आराध्या जी के कदम रुक चुके थे। साबी, चिल्लाते हुए विपिन जी बोले। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।